लास्ट क्लास में हमने टेम्पोरेरी फॉल्ट डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम परमानेंट फॉल्ट डिस्कस करेंगे। द फॉल्ट विच इज़ नॉट गोइंग टू क्लियर इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, वो फॉल्ट्स आपके क्या कहलाते हैं? परमानेंट फॉल्ट्स कहलाते हैं। इनके लिए आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है, शॉर्ट ड्यूरेशन में क्लियर नहीं हो पाते। क्लियर तो हो जाते हैं बट शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं होते, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। और टेम्पोरेरी फॉल्ट्स कौन से थे? ऐसे फॉल्ट्स जो आप शॉर्ट ड्यूरेशन में ही क्लियर कर पा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम आपका पैरेलल सर्किट है, डबल सर्किट पैरेलल लाइन है आपके पास में। यहाँ आपका अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर का खुद का रिएक्टेंस होता है, प्लस यहाँ पर आपका केबल्स भी होंगी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स भी होंगे। तो उन सब का जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होगा उसको हमने जेटा x1 से रिप्रेजेंट कर दिया। ये टू लाइंस के कोरेस्पॉन्डिंग रिएक्टेंसेस हमने रेस्पेक्टिवली जेटा x2 एंड जेटा x3 से रिप्रेजेंट कर दिए। स्क्वायर में आपके पास में सर्किट ब्रेकर्स हैं, क्योंकि फॉल्टी कंडीशंस में यही आपका हेल्दी बनाएंगे सिस्टम को। तो सर्किट ब्रेकर्स मैंने 4 दिए हुए हैं यहाँ पर स्क्वायर में। यहाँ आपके पास में आप लोड एज्यूम कर सकते हैं। लोड एज्यूम करेंगे तो यहाँ स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हो सकता है, होगा ही। और उसके अलावा आपका लोड का रिएक्टेंस होगा और केबल्स होंगी, और उन सब का जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस उसको हमने जेटा x4 से रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपके पास में वी फेज़र है। वी फेज़र आपका इनफाइनाइट बस वोल्टेज है। वी फेज़र इसको हमने इनफाइनाइट सिंबल से रिप्रेजेंट किया थ्रू आउट द लेक्चर, ताकि आपके ख्याल रहे कि ये आपका इनफाइनाइट बस वोल्टेज है। अब ये आपके पास जो डायग्राम बनाया हुआ है ये सिंगल लाइन डायग्राम है। और सिंगल लाइन डायग्राम हम कब बना सकते हैं? इसके लिए क्या क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि जब भी आपके पास में 3 फेज सिस्टम होगा, बैलेंस अगर होगा, तो ही हम इसको सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। तो बैलेंस सिस्टम है ये आपके पास में एक 3 फेज बैलेंस सिस्टम हो गया, उसको आपने सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन दिया। ये आपका अनदर 3 फेज बैलेंस सिस्टम, इसको आपने सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन दिया। तो इस डायग्राम को मतलब सिंगल लाइन डायग्राम के लिए जो हमने केसेस बनाए हैं, फॉल्ट अकर करवाना है, फिर इसको देखना है कि हम लोग परमानेंट फॉल्ट को क्लियर कैसे करते हैं। तो जो फॉल्ट अकर करवाया है आपने, उसके 2 केसेस में लेके चल रही हूँ। यहाँ आप कितने भी फॉल्ट्स कहीं भी अकर करवा सकते हैं, बट हम आपको 2 केसेस पढ़ाएंगे। केस नंबर 1 इज़ व्हाट? फॉल्ट अकर्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ वन ऑफ द पैरेलल लाइन। तो दोनों में से कोई भी एक पैरेलल लाइन ले लें आप, उसमें से एक्सट्रीम एंड पर जाएं। मैंने यहाँ पॉइंट x ले लिया, एक्सट्रीम एंड ऑफ दिस वन पैरेलल लाइन, और वहाँ मैंने फॉल्ट अकर करवाया कैपिटल F से। अब फॉल्ट जब अकर हो गया तो इस डायग्राम को, फॉल्ट वाले डायग्राम को हम लोग कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं? इस डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट कर सकते हैं। कैसे? इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए। आपका फॉल्ट इस पॉइंट पर आया है, तो ये पॉइंट आपने एज इट इज़ यहाँ दे दिया, राइट। ई फेजर जो आपका वो इफेक्टेड नहीं है, ई फेजर आपका एज इट इज़। जेटा x1 इफेक्टेड नहीं है, जेटा x1 आपका एज इट इज़। आपके पास x है, यहाँ पॉइंट x मैंने यहाँ दे दिया। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो IF आपका एक फॉल्टी करंट फ्लो होगा। ये आपका शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट करवा दिया, करंट IF फ्लो हो गया। उसके बाद यहाँ मैंने जेटा x इक्विवेलेंट डैश रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये कौन सा रिएक्टेंस है आपका? क्या क्या बचा देखिएगा। जेटा x2 बचा रिएक्टेंस, जेटा x3 एंड जेटा x4 रिमेनिंग है। तो ये दोनों पैरेलल विद सीरीज़ विद दिस वन। तो इसका इक्विवेलेंट जो भी आपका निकला उसको हमने जेटा x इक्विवेलेंट डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, और आपका इनफाइनाइट बस वोल्टेज था वो एज इट इज़ यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो फॉल्ट है, आप पूछेंगे कि ये फॉल्ट किस तरह का है, ये सिमेट्रिकल फॉल्ट है या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। तो आपने पहले स्टडी किया हुआ है कि जो 3 फेज बैलेंस सिस्टम जहाँ भी है, बैलेंस सिस्टम जहाँ होगा वहाँ आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट ही होगा। और सिमेट्रिकल फॉल्ट में जितना भी वोल्टेजेस होता है उसका एल्जेब्रिक सम कितना होता है? 0 होता है। और जो करंट्स होती हैं, फॉल्टी करंट्स जो होती हैं, वो होती फॉल्टी करंट्स हैं, बट वो नेचर में किस तरह से रहेंगी? बैलेंस रहेंगी, क्योंकि आपका सिस्टम ही पूरा बैलेंस है। अब ये जो करंट IF है आपका, यहाँ फेज़र आपका E है, तो ये करंट IF ई फेज़र से लैग करेगा, लीड करेगा? ऑब्वियसली ये लैग करेगा। तो इसके जो बीच में जो एंगल होगा, लैगिंग एंगल, वो कितना होगा? थीटा 90 डिग्री का होगा। क्योंकि केस आपका बैलेंस है और आप आइडियल केस लेकर चल रहे हैं, 90 डिग्री का होगा। तो आपके पास एक्टिव पावर कितना होगा? एक्टिव पावर इज़ व्हाट? V per unit, I per unit cos theta. Theta is 90 degree here. You all know that cos 90 is nothing but 0. So active power will be 0 here throughout the fault. जब तक आपका फॉल्ट ज़िंदा रहेगा, आपका एक्टिव पावर कितना रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि ये एक्टिव पावर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो एक्टिव पावर आपका ज़ीरो रहेगा जब तक कि फॉल्ट आप क्लियर नहीं कर दें। तो जो भी आपका अल्टरनेटर है वो जितना भी पावर ट्रांसमिट कर रहा है इस सिस्टम में, इस डायग्राम में या इस सिस्टम में, तो वो एक्टिव पावर कितना है आपका, ज़ीरो है। तो वो जो वी वोल्टेज आपका बनेगा वो क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा, क्योंकि वी वोल्टेज के पास तो कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा। वी वोल्टेज आपका ज़ीरो रहेगा जब तक कि फॉल्ट आपका ज़िंदा है। तो फॉल्ट को हम जैसे तैसे रिमूव करेंगे ताकि आपका वी जो है वो नॉन ज़ीरो बन जाए। जैसे ही वी नॉन ज़ीरो बनेगा वैसे ही आपका जो पी इलेक्ट्रिकल पावर है वो कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा। वो क्या वैल्यू रखेगा हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जैसे आपके पास में ये पूरा सिस्टम है, ये आपका हेल्दी सिस्टम है। तो हेल्दी सिस्टम को मैंने यहाँ ये जो आपके पास में डायग्राम है पावर एंगल डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। वर्टिकल एक्सिस आपका पावर रिप्रेजेंट करेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका डेल एंगल रिप्रेजेंट करेगा। डेल एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, लोड एंगल, टॉर्क एंगल एंड पावर एंगल कह सकते हैं। वर्टिकल जो लाइन है आपकी वो आपका पावर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके पास अल्टरनेटर वाला केस है। तो अल्टरनेटर में इनपुट पावर कितना होता है, शाफ्ट पावर के इक्वल होता है। मतलब इनपुट पावर क्या दोगे आप, शाफ्ट पावर कह सकते हैं या फिर मैकेनिकल पावर कह सकते हो। मैं यहाँ पर इसको शाफ्ट पावर PS से रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो जो आप अल्टरनेटर में जो भी आप देने जा रहे हैं पावर इनपुट, तो इनपुट तो आपका कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द ऑपरेशन, आइदर फॉल्ट इज़ देयर और नॉट। तो PS आपका कांस्टेंट बना रहेगा। बात किस पर आएगी, PE पर आएगी। तो PE दैट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर। तो हम यहाँ इस लेक्चर में क्या करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल साइड से फॉल्ट का एनालाइज करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इलेक्ट्रिकल साइड से ही फॉल्ट का एनालाइज किया था, और जो मैंने लेक्चर्स आपको ऑफलाइन पढ़ाए थे वहाँ मैंने आपको जो मैकेनिकल साइड से मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फॉल्ट्स अकर होते हैं, मैकेनिकल साइड से थे। अभी इलेक्ट्रिकल साइड से एनालाइज कर लेते हैं, यानी कि जो भी चेंजेस होने हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर में होने हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ड्यूरिंग द फॉल्ट हमने अभी यहाँ देखा कि एक्टिव पावर कितना बनता है आपका, ज़ीरो बनता है। तो जब तक आपका फॉल्ट रहेगा आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो ज़ीरो बना रहेगा। जैसे ही आप फॉल्ट हटा देते हैं तो एक्टिव पावर कुछ ना कुछ होगा। वो क्या होगा आगे देखेंगे। तो पहले आप पावर एंगल डायग्राम यहाँ एनालाइज करें। ये जो कर्व है देखिएगा, ये फर्स्ट नंबर वाला जो कर्व है हम पहले इसे एनालाइज करेंगे, इस वाले कर्व पर बाद में आएंगे। तो यहाँ आपने शाफ्ट पावर दे रखा है, इस डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये इलेक्ट्रिकल पावर रिप्रेजेंटेशन है। साइन कर्व जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसे मैंने दे दिया प्री फॉल्ट आउटपुट PE दे दिया। यहाँ आपके पास एक पॉइंट है जिसे मैंने, इस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग मैंने डेल ज़ीरो एंगल रिप्रेजेंट किया हुआ है। डेल ज़ीरो इज़ व्हाट, पावर एंगल, टॉर्क एंगल और लोड एंगल कह सकते हैं आप इसे। डेल ज़ीरो आपका इनिशियल लोड एंगल है। इस लोड एंगल पर, इस पॉइंट पर आपने क्या देखा कि PS एंड PE आपका इक्वल बन रहा है। तो जब जब PE एंड PS इक्वल बनेगा, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर एंड शाफ्ट पावर जब जब इक्वल होगा, आपका एक्सेलरेशन पावर कितना होगा, ज़ीरो होगा। इन केस ऑफ अल्टरनेटर एक्सेलरेशन पावर क्या होता है, एक्सेलरेशन पावर आपको किसी भी केस में देना हो तो आप क्या करेंगे, इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर। अल्टरनेटर के केस में इनपुट क्या होता है, शाफ्ट पावर इनपुट है, तो शाफ्ट पावर माइनस आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर है। तो शाफ्ट पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर, तो ये आपके पास में क्या बना, PA बना। अब इस पॉइंट पर तो ये दोनों ही पावर्स इक्वल हैं, तो PA क्या बन जाएगा, शाफ्ट पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू ज़ीरो। PA यहाँ ज़ीरो बन गया। ये जो PA है यही आपका डिसाइड करता है कि आपका जो रोटर एंगल है वो एक्सेलरेट करेगा या डिसेलरेट करेगा। अभी यहाँ पर कंडीशन हेल्दी है, तो कंडीशन हेल्दी पर PA आपका ज़ीरो ही बना रहेगा। नेक्स्ट, जब फॉल्ट आपका अकर हुआ तो P, मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग द फॉल्ट आपका P ज़ीरो ही रहेगा। तो P ज़ीरो है मीन्स एक्सेलरेशन पावर देखेंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे फॉल्ट आता है, मैकेनिकल फॉल्ट हो या फिर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो, तो सबसे पहले आप PA पर जाइए। PA क्या बन रहा है आपका, चाहे केस आपका मोटर का हो या जनरेटर का हो, तो सबसे पहले आप PA पर जाएँ। एक्सेलरेट कर रहा है, डिसेलरेट कर रहा है, फिर उसके ज़रिए आप क्या करेंगे, डेल एंगल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ बताएंगे। एक्सेलरेशन है तो इंक्रीज़ करेगा, डिसेलरेशन है तो डिक्रीज़ करेगा। अब तो PA इक्वल्स टू PS माइनस P, और PA इक्वल्स टू PS, क्योंकि PE तो ज़ीरो है आपका, PA इक्वल्स टू PS बन गया मीन्स PA आपका पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव तो नहीं आ रहा। पॉजिटिव है मीन्स एक्सेलरेशन विल बी देयर, और एक्सेलरेशन है तो आपको सबको पता है कि डेल जो होता है आपका लोड एंगल वो इंक्रीज़ करता है। जब जब एक्सेलरेशन होगा डेल एंगल इंक्रीज़ करेगा। डेल एंगल तो इंक्रीज़ कर रहा है। अब PE के साथ क्या होगा, डेल एंगल इंक्रीज़ कर रहा है तो PE क्या होगा, PE क्या होगा, आप सबको पता है कि जब जब आपका डेल एंगल इंक्रीज़ करता है, आपका जो PE है इस वाले फॉर्मूले से आपका PE क्या होता है, वो भी इंक्रीज़ होता है। तो डेल एंगल इंक्रीज़ हो रहा है मीन्स PE भी आपका इंक्रीज़ हो रहा है। बट इस केस में डेल ज़ीरो के इंक्रीज़ होने पर PE इंक्रीज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि PE सिर्फ और सिर्फ इस डेल ज़ीरो पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इस फेज़र EMF E
और फेज़र ये वोल्टेज V पर भी डिपेंड कर रहा है और एक्स इक्विवेलेंट पर भी डिपेंड कर रहा है। अभी यहाँ पे V क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन हमने अभी पढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग फॉल्ट आपका P 0 बना रहेगा, P 0 बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि V 0 है। तो फॉल्ट जब है तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल पावर 0 बन रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर 0 बन रहा है तो ये जो V होगा आपका यहाँ तक कुछ पहुँच नहीं पाएगा, तो V भी आपका 0 रहेगा। ये V 0 रहेगा तो भले ही आप डेल एंगल को इंक्रीज़ करते जाएं, बट जब तक आपका V नॉन ज़ीरो नहीं हो जाता आपको P ज़िंदा नहीं मिलेगा, ये आपका ज़ीरो ही बना रहेगा। तो हमें यहाँ नॉन ज़ीरो चाहिए आपका V, ताकि आप P कुछ ना कुछ दे सके, या आप कह सकते हैं कि P आपका पॉजिटिव या कुछ ना कुछ होना चाहिए कि आपका V जो आपका फेज़र है वो कुछ ना कुछ बन सके, पॉजिटिव बन सके, ज़ीरो नहीं रहे, नॉन ज़ीरो नहीं रहे, ज़ीरो नहीं रहे, नॉन ज़ीरो बने। सो ये जो बात है कि ये सब कुछ हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो आपने फॉर्मूले के थ्रू देखा। अभी हम इसको मैकेनिकल टॉर्क और इलेक्ट्रिकल टॉर्क से भी देख सकते हैं। आपको पता है कि ड्यूरिंग द फॉल्ट P आपका 0 रहता है, P आपके पास में 0 है, तो P 0 होने की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिकल टॉर्क क्या होगा, वो भी 0 होगा। बट मैकेनिकल पावर तो आप कॉन्स्टेंटली देते जा रहे हैं इस लाइन के थ्रू। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका मैकेनिकल पावर PS रिप्रेजेंट कर रहा है, तो PS तो आपका पास हमेशा से ही है, तो मैकेनिकल टॉर्क तो आपके पास हमेशा से ही, बट इसका अपोज करने वाला इलेक्ट्रिकल टॉर्क नहीं बना। तो इलेक्ट्रिकल टॉर्क नहीं बना तो सिर्फ मैकेनिकल टॉर्क है, तो मैकेनिकल टॉर्क होने की वजह से रोटर आपका कंटिन्यूस इंक्रीज़ करता जाएगा, एक्सेलरेट करता जाएगा एट कॉन्स्टेंट रेट इवन ड्यूरिंग द फॉल्ट। तो डेल ज़ीरो से आपने ये पता कर लिया कि आपका डेल ज़ीरो यहाँ फॉल्ट जब अकर हुआ है तो डेल ज़ीरो आपका इंक्रीज़ होने वाला है। इंक्रीज़ कब तक होता जाएगा? जब तक कि फॉल्ट आपका क्लियर नहीं हो जाता। तो हम एक एंगल एज्यूम कर लेते हैं, उसको मैंने डेल सी एंगल बोला। डेल सी एंगल corresponding to TC टाइम, TC दैट इज़ फॉल्ट क्लियरिंग टाइम एंड डेल सी इज़ व्हाट, फॉल्ट क्लियरिंग एंगल। तो डेल सी पर आकर आपने कहा कि फॉल्ट क्लियर हो गया, तो फॉल्ट क्लियर हो गया तो डेल ज़ीरो से डेल सी तक फॉल्ट रहा, ज़िंदा रहा। तो ड्यूरिंग फॉल्ट आपका P कितना बना, देखिए मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, P आपका 0 बना। डेल ज़ीरो से डेल सी तक आपका फॉल्ट ज़िंदा था, डेल सी पर आकर ही फॉल्ट आपका ख़त्म हो चुका, आपने सिस्टम से फॉल्ट हटा दिया। तो डेल सी पर हम देखेंगे क्या बनता है। अभी तो P आपने 0 बना दिया, ठीक है। अब ये आपका फॉल्ट किस तरह से हम क्लियर करेंगे, इस पर थोड़ा देख लेते हैं कि हाउ टू क्लियर द परमानेंट फॉल्ट। अभी आपने सर्किट ब्रेकर का जिक्र किया था, तो सर्किट ब्रेकर्स क्या करते हैं, किसी भी फॉल्टी पार्ट को वो रिमूव कर देते हैं। तो फॉल्टी पार्ट क्या है आपके पास, ये वाली लाइन फॉल्टी हो गई, यहाँ इस पॉइंट पर फॉल्ट आपने अकर करवाया, तो ये सर्किट ब्रेकर क्या करेंगे, इस जेटा X3 वाली ब्रांच को रिमूव कर देंगे। जैसे ही आपका जेटा X3 वाली ब्रांच रिमूव हुई तो आपके पास रिएक्टेंस क्या बनेगा, जेटा X1 सीरीज़ विद जेटा X2 सीरीज़ विद जेटा X4, बिकॉज जेटा X3 तो आपने रिमूव ही कर दिया। तो ये तीनों जो रिएक्टेंसेज हैं वो सीरीज़ में हो जाएंगे। तो ये पोस्ट फॉल्ट आपका रिएक्टेंस क्या हो गया, देखिएगा पोस्ट फॉल्ट रिएक्टेंस मैंने यहाँ गिवन है जेटा X1 प्लस सीरीज़ विद जेटा X2 सीरीज़ विद जेटा X4। और प्री फॉल्ट वाला रिएक्टेंस एक बार हम एनालाइज कर लें किस तरह से क्या बन रहा है। प्री फॉल्ट में आपके पास जेटा X2 पैरेलल विद जेटा X3 सीरीज़ विद दिस जेटा X1 एंड दिस जेटा X4। तो ये मैंने आपको लिखा यहाँ पर एज इट इज़, जेटा X1 सीरीज़ विद जेटा X2 पैरेलल विद जेटा X3 सीरीज़ विद जेटा X4। तो प्री फॉल्ट वाला जो रिएक्टेंस है पोस्ट फॉल्ट वाले रिएक्टेंस से कम होगा, क्योंकि पैरेलल आ रहा है यहाँ पर। पोस्ट फॉल्ट वाला रिएक्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया। तो पोस्ट फॉल्ट वाला रिएक्टेंस, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस इंक्रीज़ होने से क्या होगा, इस फॉर्मूले से देखें आप, जैसे ही आपका रिएक्टेंस इंक्रीज़ हुआ आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज़ हो जाएगा मीन्स इसकी जो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी जो लिमिट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। प्री फॉल्ट आपने देखा आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर कितना था आपके पास, ये वाला जो कर्व है आपका, ये प्री फॉल्ट आउटपुट दे रहा था इलेक्ट्रिकल PE। अब पोस्ट फॉल्ट यानी फॉल्ट आपने क्लियर कर दिया, उसके बाद आपने देखा कि PE आपका डिक्रीज़ हो गया, पावर ट्रांसफ़र तो हो रहा है। देखिए पोस्ट फॉल्ट से पहले पावर ट्रांसफ़र होगा, बहुत अच्छे से होगा बिकॉज सिस्टम हेल्दी है आपका। ड्यूरिंग द फॉल्ट पावर ट्रांसफ़र होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज ड्यूरिंग फॉल्ट करंट जो होगी वो लैग करेगी इससे और थीटा को 90 डिग्री बना देगी और एक्टिव पावर आपका 0 हो जाएगा। तो ड्यूरिंग फॉल्ट आपका कोई पावर यहाँ से ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। एंड आफ्टर फॉल्ट, जब आपने फॉल्ट को क्लियर कर दिया यूजिंग सर्किट ब्रेकर्स, तो आफ्टर फॉल्ट आपके पास में पावर तो ट्रांसमिट होगा बट उसकी वो कैपेबिलिटीज़ नहीं रहेंगी जो पहले हुआ करती थी। जैसे कि आप कभी बीमार पड़ते हैं, तो आप जब बीमार होते हैं तो अभी आप
बीमारी से पहले आपको कभी कोई बीमारी ना हुई हो, तो बीमारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, मीन्स आप हेल्दी हैं एकदम, आप फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सकते हैं। लेकिन एक बार कभी आपको फॉल्ट आ गया आप में, यानी आपको बीमारी हो गई है, तो उसके बाद आपका जो एफिशिएंसी होगी वो ऑब्वियसली डिक्रीज़ हो जाएगी। तो एफिशिएंसी के डिक्रीज़ होने की वजह से आपकी कैपेबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो जाएंगी। तो इसी तरह से सिस्टम भी है। सिस्टम में हमने क्या देखा, यहाँ पर आपका प्री फॉल्ट आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर था पी, अभी फॉल्ट क्लियर कर चुके हैं आप, लेकिन सिस्टम थोड़ा सा आपका वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, तो आपके पास में क्या बना, ये इलेक्ट्रिकल पावर का इसका लिमिट हो गया, ये थोड़ा लूज मतलब कम हो गया, कमज़ोर हो गया। तो ये आपका पोस्ट फॉल्ट आउटपुट इलेक्ट्रिकल दे दिया आपने पी से। अभी आपने देखा कि डेल सी एंगल पर आपने फॉल्ट क्लियर कर दिया, तो डेल ज़ीरो से डेल सी तक आपने A1 एरिया दे दिया। इस पूरे सिस्टम को हम लोग इक्वल एरिया क्राइटेरियन से रिप्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन ये सब मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। थैंक यू।